बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच न्यूज़ प्रोग्राम। आज के अखबार के साथ मैं हूं मिर्ज़ा एहतिशामुल्लाह। नाज़रीन, मुल्क में जो हालात इस वक्त बन चुके हैं उस पर बात करेंगे, आज की सुर्खियां देखेंगे। सबसे पहले अगर कुछ बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाज़ी को मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा करने में नाकामी होगी। उकसाने वालों को पाकिस्तान का एहसास नहीं है। बहरहाल शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जो इमरान नियाज़ी मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा करना चाहते हैं, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वो उसमें नाकाम होंगे। बहरहाल दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो माशी तबाही और महंगाई के चैलेंजेस हैं, लेकिन IMF ने जंजीरें डाल रखी हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये भी कहना है। दूसरी जानिब जो इमरान खान हैं उन्होंने 20 दिसंबर का ऐलान कर रखा है। गालिबन 17 दिसंबर को दोबारा से वो कोई मीटिंग करने जा रहे हैं और बाकायदा ऐलान मुतवक्के है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात भी की है गुज़श्ता रोज़ कुछ अपने असम्बली मेंबरान से, और असम्बली की तहलील पर उन्हें एतमाद में लिया है या फिर उनसे क्या बातचीत की है। ज़रा ये पैकेज देखते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान के लाहौर में डेरे जमान पार्क सियासी सरगर्मियों का मरकज। चेयरमैन PTI से साहिवाल, सरगोदा, मियावाली के अराकीन असम्बली की मुलाकात। इमरान खान ने वाजे कर दिया असम्बलियां इसी माह तहलील होंगी। तारीख का ऐलान 20 दिसंबर से कबल होगा। बताया काफ लीग से बात हो गई है। इत्तेहादी जमात इस मामले पर एक पेज पर है। इमरान खान का कहना था PTI हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। हमारी सियासत मुल्क से बालातर नहीं है, हर इकदाम मुल्क की बेहतरी के लिए होगा। मुलाकात के बाद मीडिया टॉक में स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था अराकीन ने असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी। हमारे सारे इख्तियारात चेयरमैन साहब के पास हैं। जिस वक्त वो इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहेंगे, वो हमारे लीडर हैं, हमारे कायद हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो इसका ऐलान करें। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा इज्तिमा होगा और पूरे लाहौर से रैलीज निकलेंगी और सिर्फ पंजाब के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर ये इज्तिमा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इमरान खान हतमी ऐलान से कबल मजीद अराकीन असम्बली से मुलाकातें भी करेंगे। ये तो मुलाकात हो गई जनाब, और इसमें एतमाद में भी लिया गया, बाकायदा आपने मेम्बरान के अल्फाज भी सुन लिए वो क्या कहते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पत्थर दिल वाले आज अवाम को सड़कों पर बुला रहे हैं, बताएं अपने दौर में क्या करते रहे। वो कह रहे हैं कार्टल्स चाहते हैं कि गवादर बंदरगाह तरक्की ना करे, ऑपरेशनल करके रहेंगे। IMF ने पाऊ में जंजीरें पहना रखी हैं। इस तमाम तर सूरत हाल और इसके अलावा जो आज की सुर्खियाँ हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नवाज़ रज़ा साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं, आप मौजूद हैं। नवाज़ रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, सबसे पहले तो जो सियासी सूरत हाल है कुछ उस पर बात कर लेते हैं, फिर दीगर मौज़ूआत में यकीनी तौर पर मईशत पर भी बात करना अब तो मजबूरी बन गया जी। अच्छा नवाज़ रज़ा साहब, सबसे पहले जो मुलाकात हुई है असम्बली मेंबरान की साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से, और उन्होंने बाकायदा एतमाद में लिया, 20 दिसंबर से पहले कह रहे हैं ऐलान कर देंगे। क्या आपको असम्बलियाँ तहलील होती दिखाई दे रही हैं, और अगर होती हैं तो पाकिस्तान की मईशत को देखते हुए क्या ये ठीक इक़दाम होगा? देखिए, इमरान खान साहब नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद जमान पार्क में डेरे डाले हुए हैं। उन्होंने उड़ के वापस बनी गाला आने का नहीं सोचा, तो वहां पर वो बैठे हुए अपने तमाम अरकान से मुलाकातें कर रहे हैं, ग्रुपों की सूरत में लोगों से मिल रहे हैं, राय ले रहे हैं और अपनी राय उन पर थोप भी रहे हैं। लेकिन ये कोई मालूम नहीं, अब अतवी बात कही नहीं जा सकती। अब तो कल हमाद अजहर साहब ने कहा है जी कि वो 17 तारीख को वहां जलसा करेंगे लिबर्टी में, तो वहां ऐलान करेंगे कि असम्बलियां डिसॉल्व की जाएं। कहा जाता है कि पहले मरहले में वो पंजाब असम्बली डिसॉल्व करना चाहते हैं। अगर पंजाब असम्बली डिसॉल्व कर दी गई तो इमरान खान साहब तो फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे पेशावर के लिए, क्योंकि उनको तो एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर वो सिक्योरिटी के तौर पर भी रह सकें और उनकी हिफाजत भी हो सके और सारे नाज नखरे भी हुकूमत बर्दाश्त करे। लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि इमरान खान साहब अब इस पॉइंट पर तो पहुंच चुके हैं, अब इससे उसका पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा कि वो असम्बलियां डिसॉल्व ना करें। असम्बलियां डिसॉल्व हो जाए, कौन सी क़यामत आ जाएगी? कुछ नहीं होगा। असम्बली की अगर 3 माह के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो फिर भी कुछ नहीं हो सकता। कोई आइन में पाबंदी मौजूद है, लेकिन आइन में ऐसी चीजें मौजूद है कि आप कोई जवाब बनाकर इलेक्शन मुलतवी हो जाए, और फिर अगर इलेक्शन हुआ तो फर्ज करें ये दोनों सूबों में PTI जीत जाती है, फिर क्या हो जाएगा? फिर भी
वफाक की हुकूमत तो कायम रहेगी। और बहरहाल ये इमरान खान साहब ये जो पाकिस्तान को इलेक्शन और ये कभी ज़मीनी इंतखाब में इलेक्शन, कभी किस तरह के चक्कर में लगाना चाहते, वो लोगों को ये बावर कराना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं। भाई इसमें कोई शक नहीं कि आप पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन उस समझ बूझ की कोई बात भी तो करें ना। आप इलेक्शन कोई पाकिस्तान के मसला हल नहीं है। ये 5 साल के लिए असम्बली बनी है, 5 साल इसको पूरे करने दें, और जब 5 साल के बाद नई हुकूमत आएगी उसके पास अपना एजेंडा होगा, अपना मंशूर होगा, उसके मुताबिक बात होगी। अब मालूम नहीं कि इमरान खान साहब को क्या फिक्र लगी हुई है। देखें, अच्छा नवाज उनकी रजा मर्जी साहब, का तो आर्मी चीफ मुकर्रर नहीं हुआ। 29 तारीख उनका था कि उससे पहले पहले को क़यामत बर्पा कर देंगे, वो कुछ नहीं कर सके। अब उन्होंने फिर दोबारा 2 हफ्ते के बाद फिर रियासती इदारों को मुलव्वस करने की कोशिश शुरू कर दी है। इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि आप जब पंजाब असम्बली ज़िबा करेंगे तो क्या ये इसकी गारंटी है कि आपके सारे लोग वापस आ जाएंगे असम्बली में। बार बार इलेक्शन कराने से लोगों में भी एक तासर ऐसा पैदा होता है कि इनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि असम्बली में काम करे। ये कोई इलेक्शन खेल तो नहीं है ना। देखें, पाकिस्तान में एक रवायत रही है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल। इमरान खान साहब समझते हैं कि जब हम पंजाब असम्बली और KPK की असम्बली डिसॉल्व करवा देंगे तो 2 सूबे तो बरकरार रहेंगे, तो फिर इनका ये अख्तियार किस हद तक कामयाब होगा। ठीक है, कर लें। इमरान खान साहब को इस बात का इख्तियार जो दे दिया, चौधरी परवेज राय साहब ने लिखकर उनको परवाना दे दिया है कि ये डिसोल्यूशन का ऑर्डर है, एडवाइस है, आप इसको भिजवा दीजिएगा। और शायद देखें, और इमरान खान साहब की सियासत के बारे में कोई बात अतवी नहीं कही जा सकती। मुमकिन है कि वो यू टर्न ही ले लें, कोई पता नहीं उनका। लेकिन बहरहाल मुझे लगता तो है कि आने वाले दिनों में अब वो असम्बली डिसॉल्व नहीं करेंगे तो अपनी बेइज्जती कराएंगे। लोगों में अपनी जो वक़्त बनाई हुई है, जो इज्जत बनाई है, उसमें मजीद कमी आएगी कि इमरान खान यू टर्न ले लेते हैं। नहीं, ना ले यू टर्न, आए असम्बली डिसॉल्व करें, जाएं घरों घर में लोग जाएं, फिर जलसे करें, और फिर जलसे के बाद पता लगेगा इस दौरान तक तो नवाज शरीफ भी आ जाएगा। अगर पंजाब असम्बली और KP के इलेक्शन होते हैं तो आप अकेले तो नहीं, आप इलेक्शन लड़ सकेंगे। अच्छा बिल्कुल, ये बड़ा इम्पॉइंट है नवाज रजा साहब। आपके लिए तो प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में आपके जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसका मजीद आगे प्रोसेस बढ़ रहा है, और आइंदा चंद दिनों में आपको पार्टी की सदारत से भी हटा देंगे। अच्छा नवाज साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सकेंगे। पॉइंट है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी होने जा रही है, और इलेक्शन देर होते हैं या बदेर होते हैं, मतलब अपने वक्त पर होते हैं, या फिर जिस तरह से अगर PTI कोशिश कर रही है उस तरह से हो जाते हैं। इलेक्शन तो होने हैं, और इलेक्शन से कबल एक इलेक्शन कैंपेन चलती है। हमने देखा कि अब बाकायदा तौर पर पोस्टर्स और स्टिकर्स वगैरह छपने शुरू हो गए हैं। आप गाड़ियों पर भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स में भी देख सकते हैं। तो इस वक्त काम तो शुरू हो चुका है इलेक्शन पर। नवाज शरीफ साहब के वापस ना आने से कितना फ़र्क पड़ा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? और अगर वो आ जाते हैं, अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं वो भी आने वाले हैं, यकीनी तौर पर उनकी डेट कुछ फाइनल नहीं हो पा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो चीज़ें हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगी। ज़रा चैलेंजेस हैं, कुछ जो कानूनी चैलेंजेस हैं उन्हें मुकम्मल करके वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है। बहरहाल वो आ जाते हैं तो कितना फ़र्क पड़ेगा उनके आने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? आने से तो ज़मीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा जी। आपको अभी लगता तक तो रांझा जो है सुनी गलियों में अकेले घूम रहा है, अकेले वो जनाब धमाल मचा रहा है। ठीक। जब पता लगेगा इमरान खान साहब को कि उनको चैलेंज करने वाला उससे ज्यादा बड़ा लीडर आ गया है। ये जो 3 बार मुल्क का वजीर आजम रहा है, ये को 4.25 साल वाले नहीं वजीर आजम कि जिनको फौज चलाती थी उस वक्त, वो आ रहा है जिसको हटाया गया था। अब वो दोबारा अगर इंस्टॉल होता है और आकर उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली जाती तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा कि उस 2 असम्बलियों का इलेक्शन भी है, वहां उनका जीतना। जगह जगह वो भी खिताब करेंगे, और उनके साथ भी लोग हैं, लोगों में जान पैदा हो जाएगी कि हमारा लीडर यहाँ मौजूद है। इसलिए इमरान खान साहब जो भी फैसला करते हैं इसके सियासी असरात तो होते हैं। मुमकिन है ये असरात सारे के सारा ये उन्होंने खेल खेला है इनके खिलाफ चला जाए, और ये भी हो सकता है कि सारे के सारे लोग इन्हीं के लोग गीत गाते रहे। अगर लोग मुल्क को मजीद तबाही बर्बादी
और मजीद माशी मुश्किलात का शिकार करना चाहते हैं तो बेशक शौक से वोट दे देने, लेकिन इमरान खान साहब ने तो साबित किया है कि वो मुल्क चलाने के अहल नहीं थे। काश के वो थे। आप यकीन जाने कि ये सादिक अमीन का जो लक़ब लेकर वो फिरते रहे, काश वो लोगों में ये भी लोगों में बात एस्टेब्लिश कर लेते कि उनके किए हुए फैसलों के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। उन्होंने तबाही बर्बादी कर दी। ये आज डिफॉल्ट के करीब हम जो खड़े हैं, ये क्या 6 महीने में हो सकते हैं डिफॉल्ट है? इसके लिए पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, पूरा एक मामला है कि कितने अरसे से पाकिस्तान माशी मुश्किलात का शिकार है। IMF को आप हाथ काट के दे चुके, सब कुछ आपने लिख कर दिया। ये शौकत तरीन जिम्मेदार है ना कि IMF की शरायत उन्होंने मानी है। आज वो शरायत नहीं मानते, वो पैसे रोक लेते हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है। ये चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है अगर कि एक बार खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए तो आप देखेंगे कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द लोग किस तरह जश्न मनाते हैं और मुबारकबादें देते हैं। वो तो चाहते हैं कि वो ऐसी सूरत पैदा हो और बताया कि देखें जी इमरान खान आज नहीं है तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है। ये एक मतलब से कि सियासत की जाती है मुल्क की बेहतरी के लिए, लेकिन यहाँ तो सियासत मन भी की जाती है। जब ये अपोजिशन मुतालबा करती थी कि आप इलेक्शन कराएं तो ये उनको आंखें दिखाते थे और घूरते थे और उनको धमकियां देते थे कि आप इलेक्शन में बात होती। जब ये तहरीक अदम-ए-एतमाद के नतीजे में फारग हो गए तो फिर इनको याद आ गया जी अब तो इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन मुल्क का बड़ा हल है। इलेक्शन के बाद मुमकिन है मजीद महाजराई पैदा हो जाए। अच्छा, इलेक्शन के बाद मुमकिन है कि मजीद महाजराई पैदा हो जाए नवाज रजा साहब, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, अगर हम बात करें मुल्क की मईशत की, क्योंकि आप भी बात कर रहे हैं और इस वक्त जुबान ज़द आम है कि पाकिस्तानी मईशत जो है वो डिफ़ॉल्ट की जानिब जा रही है, इसे बचाना होगा, इसके लिए हुकूमत भी कोशा है, खासी परेशान है। बिल्कुल, ये जो कह दिए शौकत तरीन ने भी इस तमाम तर सूरत हाल पर लोगों ने बना लिया, मजाक बना लिया जी, डिफॉल्ट ना हो गया ना। नवाज रजा साहब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे, लेकिन पैसे नहीं पूरे दे सकते, हमें किस्तें अदा करने में परेशानी है। पाकिस्तान के वजीर खजाना इसहाक डार में इतनी सलाहियत है कि जब जाके उन्होंने पैसे देने वजीर खजाना इसहाक डार में इतनी सलाहियत है कि वो इन मामलात को संभाल लेंगे। नवाज रजा साहब, हमें एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब जाना है, जिसके बाद आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम में ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी नवाज रजा साहब से कुछ माशी सूरत हाल की, क्योंकि डिफ़ॉल्ट की बातें जुबान ज़द आम है, तो वो कह रहे थे कि इसहाक डार साहब जो हैं वो इस मामले में काफ़ी तजुर्बाकार हैं और अब वो इस पर काबू पा लेंगे। लेकिन अगर हम मुल्क की मईशत की बात करें तो इस वक्त तकरीबन ज़र मुबादला के ज़ख़ायर तकरीबन 6.9 अरब डॉलर्स हैं, जिसमें से करीबन 6.5 अरब डॉलर जो हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक यानी चीन और सऊदीया के हैं, जो कि रिज़र्व्स के तौर पर वो जिनको हम खर्च नहीं कर सकते वो रखे हुए, और बाकी जो है वो कुछ सूरत हाल 51 करोड़ डॉलर्स की रह जाती है। तो चल तो रहा है सिलसिला, लेकिन जो किस्तें अदा करनी है नवाज रजा साहब, देखें 6 जो कुछ है ना जी जी, ये हमारे अपने ज़ख़ायर हैं, ठीक, और जो चीन दूसरे लोगों के हैं वो अलग होंगे, इसलिए वो उनकी अमानत पड़ी हुई हमारे पास, उसको हम काउंट नहीं करते हमारे अपने ज़ख़ायर में। लेकिन बहरहाल ये कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर जब हमें किस्त देनी पड़ेगी तो हमें उस वक्त तक इंतजाम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। पैसे क्या रिमिटेंस आती रहती है ना, अभी पाकिस्तानियों की रिमिटेंस आ रही है। प्रॉब्लम हमारे वहाँ ये है कि दरामदात के सिलसिले में हमारे पर बड़ा दबाव है। सर डॉलर्स नहीं है, कंटेनर्स खड़े हैं, एलसियां नहीं खुल रही हैं, माल महंगा हो रहा है, अवाम जो है वो पिस रही है हमेशा की तरह। तो फिर पैसे आप कौमी खजाने से पैसे निकाल कर दे दें, फिर तो दिवालिया करा देंगे ना आप मुल्क को। सर फिर क्या इसका हल हो सकता है? आप तो महासवाए अद्वियात के किसी चीज की इजाजत नहीं होनी चाहिए जब तक कि हमारे अपने ज़ख़ायर स्टेबल नहीं हो जाते। हमें यहाँ से लोगों के कुत्तों के लिए खुराक मंगवाने के लिए और लोगों के लिए जनाब ये जो कॉस्मेटिक्स की चीजें मंगवाने के लिए और दूसरी गाड़ियां मंगवाने के लिए, मुख्तलिफ तरह की चीजें मंगवाने के लिए पैसे नहीं देने चाहिए। साफ इनकार कर देना चाहिए कि मुल्क का असल इशू जो है वो ये है कि हमारे पास मुल्क पे अपने ज़र मुबादला के ज़ख़ायर महफूज हों, हमारे पास पैसा आना चाहिए। देखिए मेरी बात, जब आप तेल खरीद रहे हैं 25-26 अरब डॉलर का साल में, आप दुनिया भर से तेल खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं हम रूस के पास भी जा रहे हैं, फलां के पास भी जा रहे हैं,
तेल खरीदने, तेल के इस्तेमाल पे काम क्यों नहीं करते हम लोग? अच्छा नवाज साहब, बार-बार तेल कहते तेल के हैं हवाले से एक खबर है, कि वो ये शेयर कोई कर लेते हैं, फिर इस पे रियाज बात कौम करते नहीं हैं। है जी जी कि जी जी। जिसके पास इतना ज्यादा तेल के ज़खायर हों। आपने हमें इससे कबल बार-बार भी दुनिया से मंगवाना पड़ता तेल, हमें हमें सऊदी अरब से मंगवाना पड़ता है, हमें मिडिल ईस्ट के दूसरे ममालिक से मंगवाना पड़ता है, अब हम रूस से भी मंगवा रहे हैं। अच्छा, रूस से या जो तो अल्लाह सस्ता ताला तेल हमारे है यहाँ नवाज साहब, रूस से सस्ते तेल के हवाले से ज़रा बात करते चले। इसाक डार साहब ने कहा है कि ना बढ़ा रहे हैं कीमतें। पहले हम सुन रहे थे कि जी को 31 रुपए कम हो जाएंगे पेट्रोल की कीमत पे, लेकिन अब कह रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं ना कम कर रहे हैं। लेकिन रूस से सस्ता तेल लेंगे तो फिर तो ये तिफल तसल्लियाँ नहीं है आवाम को? अभी इस वक्त जो तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, यकीनन हुकूमत को चाहिए कि लोगों को रिलीफ दे। अपने वो जो डेफिसिट जो है को कमी को पूरा करने के लिए ये जो कमी को ना इस्तेमाल करे, लोगों को रिलीफ दे। लोग बड़े तंग हैं, लेकिन लोगों को भी एक अपील करें कि खुदारा, जहां आप दिन में 10 चक्कर लगाते हैं गाड़ी पे, वहां आप 2-3 चक्कर लगाएं। कम से कम गाड़ियां इस्तेमाल करें। पेट्रोल की ये एक मुहिम तो चल सकती है ना इस मुल्क में, क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल बिल्कुल चल सकती लोगों है। को कायल किया जाए और लोग भी वे समझते हैं माशी कि और अब तेल माशरती महंगा मामला हो है गया सर। है। जी बिल्कुल बिल्कुल चल सकती है ये मुहिम, कायल किया जाए लोगों को। लेकिन सर ये तो सेकेंडरी चीज़ है ना, हुकूमत एक नहीं, सरपरस्त है सेकेंडरी देखिए मेरी और तमाम हुकूमत के अवाम पास जो 22 करोड़ अगर अवाम है ये उसकी बताएं सरपरस्त है। क्या ज़र मुबादा आए थे, ये तो ये खा गए हैं क्या? जब से आए ये 10 अप्रैल से क्या इन्होंने ज़र मुबादा अपने घर में ले गए हैं? वही जो दी है जो हमने कर्जे देने हैं, जो हमने स्कूल बॉन्ड्स के जो हमने गारंटियां दी हुई हैं, ये चीजें तो हमने पैसे लोगों को वापस कर रहे हैं ना। अगर ये चीजें ना की जाए तो फिर तो पाकिस्तान डिवाइड हो जाता है। पाकिस्तान ने ये चीजें करनी है, हमें जुज़वी तौर पर जो चीजें हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। देखें मुझे बताएं, हम तेल नहीं मंगवाएंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी? सिर्फ ये हो जाएगा ना कि तेल की जरूरत पड़ जाएगी, लोग पेट्रोल पंपों पर नजर आएंगे आपको। लेकिन अगर लोगों को ये बावर करा दिया जाए कि तेल कम है, थोड़ा खर्च करें, और फिर और क्या और बात है कि अब दुनिया अल्लाह ताला दुआ करे कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ियां आ रही हैं, लोग तेल की इस याशी से दस्तबरदार हो जाएंगे, लेकिन फारग हो इसमें टाइम जाएंगे, लगेगा सर, और तो सारी दुनिया चली जाएगी इलेक्ट्रिसिटी पर। ये वक्त लगेगा सर थोड़ा, और हो जाएगा अब जब वक्त तो लगेगा, यकीनी तौर पर उसका फायदा होगा। पाकिस्तान का भी कोई हाल नहीं, अल्लाह खैर ही करे बस। अल्लाह खैर ही करे। और कहते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह चला रहा है। हम अक्सर दोस्तों में ऐसी बातें सुनते हैं। बहरहाल जनाब, अल्लाह तो सारी दुनिया और सारी कायनात का निज़ाम चला रहा है। ये बताइएगा नवाज रज़ा साहब, जो रिकोडिक मंसूबा है उसमें हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अब बाकायदा तौर पर उसमें हमें फ़ायदे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास ज़खायर हैं, मादनी ज़खायर हैं, बलूचिस्तान में मौजूद हैं, और दीगर पेट्रोलियम के हवाले से, गैस के हवाले से भी ज़खायर हैं। क्यों इस पर काम नहीं होता? क्यों हम अपने ज़खायर को पेंडिंग रखे हुए हैं, उनको हमने रिज़र्व पे ही रखा हुआ है? देखें, ये बड़ा एक मसला है रेकोडिक का। रेकोडिक जिन लोगों ने वायदा किया था, दरअसल बददियानती था। पहले तो ये था कि जितने वसाइल थे उसमें से सिर्फ गालबन 25% सिर्फ मिलना था पाकिस्तान को। बाकी लोग कंपनियां जिनके पास टेक्नोलॉजी थी वो यहाँ से तांबा सोना निकाल कर ले जाती जी। फिर ये उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने जो मुदाखलत की, वो उस वक्त भी किसी वजह से की गई। हमारे रियासती इदारों ने भी इस बारे में तशवीश का इजहार किया। फिर जब हम पे जुर्माना हो गया, वो जुर्माना जो है $10 अरब के लगभग जुर्माना था, उसको खत्म कराने के लिए फिर बातचीत हुई। आपको दरमियाना रास्ता अख्तियार किया गया है। उसमें ये हुआ है कि वो पहले से तो बेहतर हालत हो गई है, लेकिन रेकोडिक पे बलूचिस्तान की 2 बड़ी जमातों को बड़ा एतराज है। एक JUI जो खुद गवर्नमेंट में शामिल है, और दूसरी BNP भी शामिल है। उनके तहफ़्ज़ात दूर करने के लिए वफाकी काबीना ने एक कमेटी बनाई है। देखें, जो ज़खायर होते हैं, जितने भी ज़ेर ज़मीन है, उसमें अब नए आइन के मुताबिक 18वीं तरमीम के मुताबिक 50% मलकियत होती है सूबे की और 50% वफाक की। बिल्कुल ठीक है। वो जो तहफ़्ज़ात हैं बलूचिस्तान के लोगों की, उनकी दौलत उनकी है, वो जायज़ है। उस दौलत का के बारे में उनके तहफ़्ज़ात दूर करने चाहिए, और उनको इस बात की यकीनदानी करानी जरूरी है कि उनको उनका हक मिलेगा इसमें से। अगर ये नहीं किया जाएगा
तो आप देखें कि हमारे यहाँ जो ये पत्थर मिलता है बाज़ औक़ात, ये जिसको कहते हैं कि अंगूठियों में लगाया जाता है, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में तो लोगों ने सड़कों पे यूज किया हुआ है इसको। वो अमेरिका में एक हमारे दोस्त गए, वो बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट थे। जी हाँ। उन्होंने कहा कि जो $50 में मुझे एक मिल रही थी उसकी पत्थर की वो पीस, वो मैंने उसको बताया कि ये तुम्हारे यहाँ लोग सड़कों पे यूज करते हैं पहाड़ों में। जी। तो बात यह है कि किस तरह जाया ना, कि जैसे हमने गैस जाया कर दी। तो सर हमने कौन जुल्म करेगा किया है ये सुई गैस ये पर। काम करने के हमने लिए अपने मुख्तस चूल्हों इदारे की- हैं। हमने अपने चूल्हे जला जलाकर खत्म कर दिए। ये गैस आज महफूज होती तो हमारे बहुत से और काम में आ सकती है। दिन ब दिन वो ज़खायर खत्म होते जा रहे हैं और आइंदा 10 साल में तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। अल्लाह करे कि हमारे यहाँ कोई और गैस भी निकल आए, वरना हमें इंपोर्ट करने वाली LNG पर गुजारा करना पड़ेगा। इसलिए हमें बहुत सी देखनी पड़े। जिस मुल्क की बरामदात थोड़ी हो, दरामदात उसकी ज्यादा हो जाए, तो बैलेंस ऑफ शीट तो चेंज खराब हो जाएगा। इसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश ये होनी चाहिए, कुछ हम भी अपनी अखराजात कम करें, कुछ हुकूमत भी अपने अखराजात कम करे, तो एक ऐसा लेवल पर आ जाए कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कम अज कम जो बाहर से चीजें मंगवाई जाती हैं उसके बोझ से बच जाएं। ये जरूरी है कि हमें रिकॉर्ड की जो वहां पर जो तलाश किया जाएगा सारा कुछ, वो हमारी दौलत है पाकिस्तान की, वो किसी तौर पर भी बैरून मुल्क लोगों के हाथ में नहीं चली जानी चाहिए। हमें उसका साफ किताब रखना चाहिए। वो यहाँ जो के इसको साफ करने का इंतजाम यहाँ नहीं है। हाँ, मालूम नहीं होगा हमें कि वहां पर वो कितनी उन्होंने इसमें से सोना निकाला, कितना तांबा निकाला, और फिर हमें जो मर्जी वो देते रहे, हमें कबूल करना पड़ेगा। यही हमारी बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान के पहाड़ हों या पोठवार के पहाड़ हों, इनसे जो चीजें निकाली जाती हैं बाहर से कंपनियां आकर निकालती हैं। ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग, इस तरह इनका ये एटीट्यूड होता है। काश के हम इस काबिल खुद होते कि हम अपने ज़खायर का खुद इस्तेमाल कर सकते। सर हम अपने ज़खायर का खुद इस्तेमाल कर सकते, काश हम इस काबिल होते, लेकिन हमें तो ठेके पर देने की आदत सी पड़ गई है। डर लगता है मुस्तकबिल में कि कहीं हम मुल्क ही ठेके पर ना दे दें, क्योंकि जिस तरह से हालात चल रहे हैं, इन हालात में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि नैब तरामीम के बाद जो दर्जाबंदी होगी, पाकिस्तान 100 नंबर नीचे जा चुका होगा। आधी से ज़्यादा असम्बली ने बाइकआउट कर रखा है। इस नुक्ते पर कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल ऐवान कानून साजी कर सकता है, फ़ायदा सिर्फ तरामीम करने वालों को हुआ। रिमार्क्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सर सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी तो कहा है ना कि तरमीम करने का इख्तियार पार्लियामेंट को हासिल है। बिल्कुल है। आप मुझे ये बताएं कि एक आदमी ने पकड़ के ले जाते हैं किसी को, कहते हैं जनाब हमारा हम आपके बारे में कि आप पास जो असासे हैं वो आपकी असल आमदन से जायद हैं जी, तो नैब के पास आपको 90 दिन के लिए तो वैसे आपको बंद कर देते हैं। ये दुनिया में कहाँ किस तरह का कोई कानून है? फिर उसके बाद ये किया जाता है कि आप साबित करें कि आप बेगुनाह हैं। ये काम तो है ना, जो पकड़ के ले गए हैं उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हो, एक दिन पकड़ के ले जाएंगे, हफ्ते के अंदर अंदर अदालत में वो सारा रिकॉर्ड पेश कर दें। जिसका बाजू मरोड़ना चाहते हैं और जिसकी वफादारियां तब्दील करना चाहते हैं, उसको ये नैब के तहत पकड़ लेते हैं। नैब तो एक बदनाम जमाना का अदारा बन गया था। देखें, नैब का मतलब ये था कि तेज रफ्तारी से करप्ट लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई हो। आप पहले से कानून मौजूद हैं, उनमें तरामीम कर दें और ये अदारा बनाकर इसको डिफरेंट लोग पीछे से इसको इस्तेमाल करते हैं। ये टूल के तौर पर यूज होता रहा है। ठीक। अब तो इमरान खान साहब ये भी कहते हैं जी मेरे कंट्रोल में नहीं था, जनरल बाजवा के कंट्रोल में था। भाई आपने भी तो पूरी अपोजिशन को नैब के अंदर डाल दिया और उसको दीवार के साथ लगाया। क्या किसी का हक नहीं बनता कि किसी के खिलाफ मंशियात का झूठा मुकदमा बना दिया जाए और उसके बाद वो बरी ना हो जाए? किसी के खिलाफ आप कहते हैं जनाब के आपके बेटे के अकाउंट्स में, मिल्स के अकाउंट्स में पैसे आते रहे, लिहाजा आप भी जिम्मेदार हैं। शहबाज शरीफ को अंदर उन्होंने 2 बार जेल रखा। अब वो आ गए सलमान यहाँ पेश होने के लिए। देखें, कानून है ना, उसके लिए बैंकिंग लॉ मौजूद है। आप बैंकिंग लॉ से अबव एक लॉ में पकड़ लेते हैं आदमी को इस तरह ताकि वो बाहर ना निकल सके। देखें, सजा दें, लेकिन एक आदमी की जो उसकी आजादी है उसका भी तो तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। एक आदमी पेश होता है,
अब जिन लोगों ने उनको पकड़ा है उसको चाहिए कि वो विद इन स्पेसिफिक टाइम वो उसके खिलाफ चार्जशीट पेश कर दें और करें। देखें अभी तक ये शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ कोई केस नहीं पेश कर सकते, ऐसे ही वो बातें करते रहे। एहसन इकबाल के खिलाफ ने अब नहीं पेश किया। एहसन इकबाल का क्या केस पेश था कि उन्होंने बदनीति की बुनियाद पर यहाँ पर जनाब ये बनवाया, क्या नाम है, ये स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ। ठीक। जब बाद में कहा कि हम पे करप्शन का इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं थी, इन्होंने अपना रसूख इस्तेमाल किया। जब आप इस तरह के केस बना के लोगों को जेल में भेजेंगे तो फिर वरी उन्होंने तो फिर शाहिद खान अब्बासी साहब तो कहते हैं नैब का इदारा ही खत्म कर देना चाहिए सर। अगर नैब का इदारा ही खत्म, अगर नैब का इदारा ही सर खत्म कर दिया जाता है, ये करूंगा, वो जो वेबसाइट पे जो चीज अवेलेबल होती है वो उठाकर यहाँ फिरते रहे। नहीं ठीक हो गया, आप सही कह रहे हैं। अवेलेबल थी, हकाइक पर फैसले होने चाहिए। कि उस केस से ही विड्रॉ करके नवाज रजा साहब कि आपने ये जो टर्मिनल दिए हैं इसमें कहीं आपने इस्तेमाल अच्छा ठीक हो गया। जिस तरह से आपने मंशियात केस का हवाला दिया, साबित हो गया कि वो झूठा केस था, तो झूठे केस अगर हैं तो साबित हो जाते हैं और तो उनको ख़त्म हो जाना चाहिए, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन जो करप्शन है जिसकी वजह से हमारा जो ये माशी टब है ये लीक हो रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर कुछ रिजर्व्स नहीं बना पा रहे हैं, इस करप्शन के ऊपर मजीद बात करेंगे। यहाँ छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बात हो रही थी माशी सूरत हाल की और जो करप्शन होल्स हैं हमारे माशी टब में, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स नहीं ठहर पाते हैं, या फिर और बहुत सी वजूहत हैं। नवाज रजा साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ गया है। जो बात आपने भी की कि IMF आ रहा है, वो भी कह रहे हैं IMF आया तो ठीक, अगर ना आया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? मिफ्ता इस्माइल साहब कोई इसाक डार से कोई बड़े फाइनेंस के माहिर तो नहीं है। मुफ्ता इस्माइल साहब ने तो अपने इक़दाम जो किए उसके कुछ ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकले। आप देखें इसाक डार आए तो ऊपर से नीचे आया डॉलर। अब डॉलर जहां रुका हुआ है उसकी बुनियादी वजह है कि पड़ोस में हमारे कोई एक मसला तो नहीं है ना। अफगानिस्तान के 7 अरब डॉलर जो है वो फ्रीज हुए हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत के पास कोई डॉलर नहीं है। वो पाकिस्तान से वहां के ताजर आते हैं, अफगानी करेंसी यहाँ बेच देते, यहाँ से औने पौने दामों में यहाँ से ले जाते हैं और बड़े ज्यादा पेशकश करते हैं डॉलर लोगों के। जिन लोगों ने अपने घरों में छुपा रखे हैं डॉलर, वो उनको दे देते हैं और फिर ये डॉलर अफगानिस्तान की दरामदाद में यूज होता है और पाकिस्तान वाले लोग इन अफगानियों के जरिए जो अफगानिस्तान से चीजें दरामद होती हैं वो करते हैं। ये इनको पकड़ दकड़ तो हुई है, लेकिन बड़े पैमाने पर पकड़ दकड़ की जरूरत है, डंडा चलाने की जरूरत है कि कराची का वो माफिया जिसके पास डॉलर जिनके घरों में तलाशी ली जाए, पकड़ा जाए, इनसे आपको देखेंगे अरबों डॉलर निकलेंगे। ये लोग जो बैठे हुए हैं ऐसे नहीं बैठे हुए कि इनके पास पैसे इतने इकट्ठे कर लिए लोगों ने, ये चाहते हैं तो मुल्क की करेंसी जो है उसका उलट पुलट सर ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। नवाज रजा साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात की है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क को पकड़ने के लिए क्या हमारे पास ताकत नहीं है या फिर ये पकड़ में नहीं आते? ताकत मौजूद है, बदयानत लोग हैं। देखें ताकत मौजूद है, FBI के लोग मौजूद हैं, वो लोगों को पता होता है कि किस किस के पास कितना पैसा है। लेकिन जब वो उनके गोशवारे बनाते हैं तो उनको खुद रास्ता बताते हैं कि आपका इतना शो करें। तो बुनियादी मसला तो सर करप्शन हो गया ना हमारा। बुनियादी मसला तो करप्शन हो गया। लोग मौजूद हैं तो जो प्रॉपरली छापे मारते हैं, वो कुछ छापे मारते हैं, बाकी उनको छोड़ देते हैं। वो ये जाहिर आप देखें उन्होंने पेशावर में एक छापा मारा, पता लगा कि लोग ही फरार हो गए, यानी उनको मौका फराहम कर दिया गया कि आप तो निकल जाएं, हमें ये करेंसी दे दें, हम शो कर सकें कि हमने इतनी बरामद कर दी है। जब तक पाकिस्तान का सरकारी एहलकार ये नहीं समझेगा ये उसका मुल्क है और इस मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में मेरा भी कोई किरदार है, मुल्क के मामलात को दुरुस्त करने में, उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक लोग अपने देखें जिन FIA के लोगों के पास या FBI के लोगों के पास अपनी तनख्वाह से जायद के असासे नजर आते हैं उनको पकड़ लें। आप पकड़ेंगे तो लोग ठीक हो जाएंगे। बात है कि लोगों को डर तो होना कि मैं जो गड़बड़ कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ गलत, उसकी कल बात पुलिस हो सकती है। ये होता यही है कि जब इनको ड्यूटी पे लगाया जाता है तो ये उनके साथ मिल जाते हैं लोगों के साथ। लेकिन नैब तरमीम के बाद तो मखसूस वज़ीर खजाना को
सारे काम छोड़कर कराची में बैठ जाना चाहिए। सर नैब तरामीम और के वहां बाद से तो रिजल्ट लेना मखसूस चाहिए। कर दिया गया ना कि आप देखेंगे- इतने अमाउंट तक तो आप करप्शन कर सकते हैं, कोई पकड़ेगा ही नहीं आपको। जी पकड़ना चाहिए, और पकड़ने के लिए मतलब ये कि ये यकीनन जो हद बांधी गई है ये गलत है। मुलाजमीनों पर नजर भी रखनी चाहिए। ठीक, ये जो हद बांधी गई है ये गलत है। कुछ दीगर मामलात पर भी बात करते चलते हैं, क्योंकि अभी एक वज़ीर दाखिला साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान आया है, हाफिज़ सईद साहब की रिहाइशगाह के करीब बम धमाका रॉ ने करवाया था, उसके सबूत मिल गए हैं। दहशतगर्दी का हर वाक़या जिसमें तकरीबन भारत मुलव्वस निकलता है, मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करेंगे, हमारा कोई तबका नहीं जिसने कुर्बानी पेश न की हो। भारत कश्मीर में मजालिम छुपाने के लिए ऐसी हरकतें करता है। हमारे पास कुलभूषण भी मौजूद था, अब फिर हमारे पास सबूत हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा में भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कहीं पर हमारी सुनवाई नहीं होती। देखिए, पाकिस्तान को दुनिया में भारत ने एक दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाला मुल्क के तौर पर एस्टेब्लिश किया, जबकि भारत ने अनडिक्लेयर्ड वॉर पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर रखी है। खुद ये काम वो कर रहा है। पाकिस्तान में फाटा में, बलूचिस्तान में, कराची में और मुख्तलिफ शहरों में उनके एजेंट्स, उनके दलाल, उनके जो अहलकार हैं वो दहशतगर्दी करते रहते हैं। और ये जो हाफिज सईद साहब की बात है, हाफिज सईद साहब की रिहाइशगाह पर यकीनन इसमें मुलव्वस है पाकिस्तान में के वाकयात में रहा। बिल्कुल, और इसके लिए हमारी एजेंसियां भी काम करती रहती हैं। अब तो सबूत भी हमारे पास। राना सनाउल्लाह का कहना दुरुस्त है। राना सनाउल्लाह ने दरअसल ये भारत को एक किस्म की वार्निंग दी है कि हमें पता है कि आप क्या कर रहे हैं। ये बात हम दुनिया को भी बावर कराना चाहते हैं कि हम विक्टिम हैं। हमें इस बात के लिए ये सोचना चाहिए कि किस तरह हम भारत की राह की जो सरगर्मियां उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हमें उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कभी चाइनीज पे हमला हो जाता है, कभी कुछ होता है। इन सब चीजों के पीछे राह है, और राह की भी सपोर्ट हासिल तो अपनी हुकूमत की हुई ना, लेकिन जो मुल्क हमें सपोर्ट देना चाहिए इसके खिलाफ, वो भी आंखें बंद करके देखते रहते हैं। नवाज़ साहब, हमें चाहिए उन्हें। जी हाँ, कार्टल्स चाहते हैं गवादर बंदरगाह तरक्की न करे। हमने शुरुआत में बिल्कुल बात की थी, शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा है कि कार्टल्स चाहते हैं कि गवादर बंदरगाह तरक्की न करे। अभी आपने भी चाइना का जिक्र किया, जो चाइना के शहरियों पर हमला हुआ था। इसके अलावा जो सी पैक को लेकर तकलीफ है भारत को, ये तमाम तर वो भी वजूहात हैं। तो सी पैक के हवाले से पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप, और ये जो अमनो अमान का मसला है जिसकी वजह से आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, सी पैक एक हकीकत है। अब दुनिया की जितनी मर्जी मुल्क इसमें कर लें, आपने देखा होगा कि एक बार चाइना से एक पूरा कॉन्वॉय आकर ग्वादर में पहुंच चुका है रास्ते। अब अगर जैसे वो सड़कें पूरी नहीं बनी, उसमें डिले किया गया। पिछले 4 साल तो जानबूझकर इस मंसूबे को डिले किया गया। अब इनका मौजूदा हुकूमत का ये 100% एक कमिटमेंट है कि ये चाइना के एक बहुत करीब है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ। ये इन्होंने चीन को यकीनदानी कराई है कि हम ये जो रास्ता है इसको मुकम्मल करेंगे। देखिए, ग्वादर जो है फुल ऑपरेट हो जाती है तो पाकिस्तान के बहुत से माशी मसाइल भी हल हो जाते हैं। ठीक है, गवादर अगर फुली ऑपरेट हो जाती है, कता कलामी की काम मिलेगा ना सर, कता कलामी की बात, हम बरामदात होगी, दरामदात उस रास्ते हमारी दरामदात में इजाफा होगा। नवाज साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि गवादर अगर ऑपरेट करेगा तो मुल्क की मईशत को इसका फ़ायदा होगा, और बहुत से कार्टल्स ऐसे हैं जो कि इस गवादर सी पैक को निशाना बनाना चाहते हैं। बहरहाल ये वज़ीर आज़म का कहना है, हमारी भी यही उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं, वो अफ़गानिस्तान हो, भारत हो, चाइना हो या दीगर ममालिक हो, उनके साथ अमन अमान का मामला चले, सियासत पाकिस्तान में अच्छी चलती रहे, मईशत स्ट्रॉन्ग हो, और बहरहाल पाकिस्तान का जो शहरी है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।